हेलो फ्रेंड्स, आपका इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार अरोड़ा और मैं हेड का डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आज हम बात करेंगे सेल्स मैनेजमेंट की। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा मेन थीम है आज का वो है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर एक मुख्य एक्टिविटी है ट्रेनिंग ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो आज के इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या है और उस ट्रेनिंग को देने के विभिन्न तरीके कौन से हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है क्या। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने से है। ये एक पर्सनल मैनेजमेंट का ही फंक्शन है जो हम किस पर लगाते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट पर लगाते हैं। जरा इसको और ध्यान से समझने के लिए हम एक छोटी सी डेफिनेशन ले रहे हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की। और ये सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है क्या? इट मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, directing and controlling of personal activities of sales force of a business unit। यानी किसी भी व्यापार की जो हमारी सेल्स फोर्स की यूनिट है उसकी प्लानिंग करना, उनको डायरेक्ट करना और उनको कंट्रोल करना। बिजनेस यूनिट के अंदर जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है उनकी अगर हम प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कर रहे हैं हम, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। और ये कौन कौन सी पर्सनल एक्टिविटीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं? इट इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, सुपरवाइजिंग, कंपनसेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स फोर्स। यानी इसमें वो सारी की सारी प्रक्रियाएं शामिल हो जाती हैं जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में लेने से लेकर और उनके नियंत्रण तक रहती हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती की, फिर चयन की, फिर प्रशिक्षण की, फिर उनको इक्विप करना अच्छे रिसोर्सेज के साथ, फिर उनको जॉब्स असाइन करना, फिर उनकी सुपरविजन करना, उसके बाद उनको सैलरीज देना, उनको मोटिवेट करना, प्रेरित करना और फाइनली उनका नियंत्रण भी करना। ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप है, वो सारे के सारे हम कहाँ करते हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और जो आज हम बात कर रहे हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक ही गतिविधि की बात कर रहे हैं, वो क्या है? ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। सेल्स फोर्स ट्रेनिंग यानी सेल्स फोर्स का प्रशिक्षण, ये कैसे करेंगे? इसके लिए अभी हमने इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए दो बड़ी डेफिनेशंस ली हैं। एक डेफिनेशन है H.L. हैंसन की, जो ये कहते हैं कि सेल्स फोर्स ट्रेनिंग इज टीचिंग द सेल्समैन हाउ टू डू देयर जॉब्स बेटर। यानी ट्रेनिंग के अंदर जो सेल्स फोर्स की होगी, हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्समैन को ये सिखा रहे हैं कि वो अपना काम कैसे बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो एडविन डी फ्लिपो की है, जो कहते हैं कि ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक ज्ञान यानी नॉलेज और दूसरा स्किल यानी निपुणता। ये दोनों की दोनों ही जब हमारे पास कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करने के लिए आता है तो एक लेवल तक तो उसमें होती है, लेकिन जब हम उसे एक पर्टिकुलर काम देते हैं तो उसके लिए उसे वो एडिशनल नॉलेज और वो एडिशनल स्किल चाहिए होता है ताकि वो उस काम को बड़े अच्छे से कर सके। और यही काम हम किसके माध्यम से करते हैं? हम ये काम करते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। तो बेसिकली जो प्रशिक्षण को लेकर हमारी साधारण धारणा है वो ये कि जब भी कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर कार्य करने के लिए आता है तो वो कंपनी के लिए नया, कंपनी उसके लिए नहीं, तो हम क्या कहते हैं जी, उसको कंपनी के बारे में जानकारी देनी है, उसके बाद कंपनी की सेल्स पॉलिसी के बारे में जानकारी देनी है,
कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है, कंपनी के कस्टमर्स के बारे में जानकारी देनी है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी देनी है। तो न जाने कितनी जानकारियां होती हैं जो किसी एक नए सेल्स पर्सन के लिए आवश्यक होती है। जब हम ये सारी की सारी जानकारियां उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, ताकि वो सारी चीजों को देख ले, समझ ले और उसके बाद अपने कार्य को अच्छे से करें। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोसेस की, यानी हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया के कौन कौन से विभिन्न चरण होने चाहिए। स्टेप्स इन सेल्स फोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अपनी सेल्स फोर्स के लिए, उसके विभिन्न चरण कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए कि सबसे पहला चरण क्या है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं अपने सेल्स फोर्स को, उसकी आवश्यकता क्यों है और उसके विभिन्न उद्देश्य पहले से ही निर्धारित हो जाने चाहिए। अब देखिए कि हमारे पास दो तरह के एम्प्लॉइज रहते हैं, एक वो जो कंपनी के अंदर बिल्कुल नए आते हैं, तो नए आएंगे तो एक बार उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी वो क्या क्या होगी, हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने नए सेल्स एम्प्लॉइज को देनी है, जिनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, कंपनी की सेल्स पॉलिसीज के बारे में उनको बताना है, मार्केट के बारे में उनको बताना है, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, नई सेल्स टेक्निक के बारे में बताना है और हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में भी बताना है। तो नए लोगों के लिए हमारे उद्देश्य भी अलग, हमारी आवश्यकता भी अलग, जबकि जो हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सनल हैं उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता कब होती है, वैसे तो ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है, लेकिन जब भी कोई सेल्स टेक्निक नहीं आएगी तो हमें उनको वो सेल्स टेक्निक सिखानी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केटिंग एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो भी हमें उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जी, आज की डेट में जो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है बड़ी फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है। कभी तो हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई नई और अच्छी प्रोडक्ट निकाल दी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की सेल्स डाउन चली गई, तो हमें कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ेगा उस सेल्स को अप करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को इक्विप्ड करना है नई सेल्स टेक्निक से या प्रोडक्ट के अंदर कुछ नए फीचर्स डालकर। और ऐसे दोनों ही केसेस में हमें अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जी, मार्केटिंग मिक्स में किसी तरह का कोई चेंज होता है तो उसके लिए भी हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और कानून में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो नए कानून के अनुसार अब हम अपने माल को किस तरीके से बेचें, उसके लिए भी हमें अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता को समझना जरूरी है और उसके बाद उद्देश्यों को। अगर ये पहले से डिफाइंड है तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़े अच्छे से चलेगा, अदरवाइज हमें उन्हें ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो हमें अपने ट्रेनिंग्स के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनका एजुकेशन लेवल के बारे में पता होना चाहिए, फिर उनका कोई प्रीवियस सेल्स एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए कि वो सेल्स जॉब किस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमें ये सारी चीजें पहले से पता है तो हम अपने ट्रेनिंग्स के लिए बड़े अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्धारण कर सकते हैं। जो बेसिक पर्पस है वो इस स्टेप का वो क्या है, अपने ट्रेनिंग्स के बारे में अच्छे से जानना। अगर हम ये अच्छे से जानेंगे तो अच्छे ट्रेनिंग दे पाएंगे। उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है डिसाइडिंग अबाउट ट्रेनर्स, यानी प्रशिक्षण देने वालों के बारे में डिसीजन लेना। ट्रेनर्स की जानकारी यानी ट्रेनर्स के बारे में निर्धारण कि ट्रेनर कैसे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनर्स ही वो पर्संस हैं जो हमारे ट्रेनर्स को इतने अच्छे से ट्रेन करेंगे कि वो मार्केट के अंदर रिजल्ट्स देंगे, हमारी कंपनी के सेल्स को बढ़ाएंगे। तो एक अच्छे ट्रेनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? He should be well qualified,
ही मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ सेल्स पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, उसको मार्केट एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे कस्टमर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, और जो सेल्स टेक्निक्स हैं चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू, उन सब की नॉलेज हमारे ट्रेनर्स को होनी चाहिए। अगर हमारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जिनको ये सारी की सारी क्वालिटीज रखते हैं, जो सारी की सारी नॉलेज रखते हैं, तो वो हमारे ट्रेनर्स को बड़े अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। अब अगली बात आती है कि ट्रेनर्स कितने तरह के होते हैं। ट्रेनर्स जो है बेसिकली वो 3 तरह के रहते हैं। जो मेन है सबसे पहले एक्सपीरियंस्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी हम ट्रेनर के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, उनको कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में अच्छे से पता है, तो वो बड़े अच्छे से हमारे नए सेल्स फोर्स को ट्रेन कर सकते हैं, और इससे हमारा खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि हम उनको पहले से ही उनकी जॉब के लिए सैलरी दे रहे हैं। दूसरे तरह के ट्रेनर्स रहते हैं ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट की जो आवश्यकता है वो बड़ी कंपनीज के अंदर ज्यादा होती है, जहां पर हम एक बड़े सारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसी होती है कि वो साल भर चलती है। हर बार कुछ नई तरह के कर्मचारी आएंगे, हम उनको ट्रेन करना होगा, कभी एग्जिस्टिंग कर्मचारियों को ट्रेन करना होगा। तो ऐसे में हमें कौन अपॉइंट करने पड़ेंगे? ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, और वो ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। और कौन है जी? आउटसाइड एक्सपर्ट्स। आउटसाइड एक्सपर्ट्स मींस वो पर्संस जो रेगुलर बेसिस पे हमारे लिए ट्रेनर्स का कार्य नहीं कर रहे। जब जब हमें ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता होती है, हम किसी पर्सन को, किसी एक्सपर्ट को अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी आउटसाइड पर्सन को ओकेजनली ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो उससे जो हमारी कॉस्ट है वो ट्रेनिंग की वो कम आएगी। तो ये थे हमारे ट्रेनर्स। ट्रेनर्स के बाद जो अगली चीज हमें डिसाइड करनी है वो क्या है? डिसाइडिंग ट्रेनिंग कंटेंट्स, यानी हमें ट्रेनिंग के दौरान उनको क्या क्या जानकारियां देनी है। देखिए कौन कौन सी जानकारियां हैं। हमारी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमारी सेल्स टेक्निक, हमारे कस्टमर के बारे में जानकारियां, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी, कंपनी के बारे में जानकारी, हमारे कंपनी का रूटीन काम कैसे चलता है, कोई फाइल कहां से कैसे प्रोसेस होती है, इसके बारे में जानकारी। उसके बाद हमारी जो सेलिंग की प्रोसेस है वो क्या है, उसके बारे में जानकारी। और फाइनली हमारी जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारी कंपनी के जो डीलर्स हैं, ये सारी की सारी जानकारियां हमें उनको देनी हो सकती हैं। तो हमें ट्रेनिंग के नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार ये डिसाइड करना है कि हमें इस बार की ट्रेनिंग में उनको कौन सी जानकारी देनी है। उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है डिसाइडिंग द टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेनिंग, कि हमें जो ट्रेनिंग है वो कब रखनी चाहिए। इसके अंदर जो बात आती है, पहले तो आते हैं न्यू ट्रेनर्स, कि हमें जो नए ट्रेनर्स है, यानी कि जो हमारी कंपनी के अंदर नए कर्मचारी आए हैं सेल्स फोर्स के, अगर उनको ट्रेनिंग देनी है तो कब देनी होगी? एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग, यानी जब वो कंपनी को ज्वाइन करेंगे उसी समय से उनको ट्रेनिंग देनी होगी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग ट्रेनर्स को कब ट्रेनिंग देना ठीक रहेगा? जब ऑफ सीजन चल रहा हो। देखिए जी, जब सीजन चल रहा है यानी हमारी सेल्स पीक पर है, तो ऐसे में उनको ट्रेनिंग के लिए समय निकालने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपनी सेल्स को डाउन कर रहे हैं। अब अगर हम उनको ऑफ सीजन में ट्रेनिंग देते हैं तो उसका फायदा क्या रहेगा कि हमारी सेल्स पहले से ही कम है, कंपैरेटिवली हमारी सेल फोर्स फ्री है। तो अगर हम उनको उस समय ट्रेन करते हैं तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा whenever there is a change in marketing environment, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर लगातार चेंज होते रहते हैं। जब कोई ऐसा बड़ा चेंज हो जिसके बाद हमें ये जरूरत महसूस हो कि इस चेंज को कॉप अप करने के लिए हमें अपने कंपनी के जो एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स है उसको ट्रेन करना है, तो हम उस समय ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है डिटरमाइनिंग साइट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हमें किस जगह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन करना है।
इसके लिए हमारे पास दो बड़ी ऑप्शंस हैं। एक है सेंट्रलाइज्ड वे, यानी सारे कर्मचारियों को, जो हमारी सारी सेल्स फोर्स है, उसको एक जगह बुलाना, लाइक हेड ऑफिस, और वहां बुलाकर सबको ट्रेन करना। ये एक बड़ा ही आसान तरीका है और इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड वे। यानी डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर हम बात करते हैं उन ट्रेनर्स की जब हमारे पास एक बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर सेल्स फोर्स है और उनको हम एक जगह पर बुलाकर ट्रेन करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में हम उनको ट्रेनिंग किस लेवल पर देते हैं, या तो रीजनल लेवल पर यानी ब्रांच लेवल पर। अगर सपोज हमारे 50,000 कर्मचारी हैं और उनको हमें ट्रेनिंग देनी है तो एक जगह तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हाँ भाई, अपने स्टेट्स के अंदर जो आपके रीजनल ऑफिसेस हैं उनके अंदर हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या हमें और छोटे ग्रुप बनाने हैं तो सपोज हम ब्रांच ऑफिसेस के अंदर भी उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करना कि हमारी ट्रेनिंग किस लेवल पे होगी वो डिपेंड करता है कि हमारी जो ट्रेन होने वाले एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं। अगर थोड़े हैं तो सेंट्रलाइज्ड वे ठीक रहेगा, अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ ट्रेनिंग ठीक रहेगा। उसके बाद अगली जो बात आती है, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ट्रेनिंग एड्स, यानी हमें ट्रेनिंग के समय उनको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल देने हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग एड्स का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर जो बात करते हैं, प्रिंटेड मटेरियल्स की बात कर सकते हैं, जिसमें आते हैं हमारे मैनुअल्स, वर्कबुक्स, कंपनीज बुलेटिन, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, फोल्डर्स, ये वो सारा का सारा सामान है। जब ट्रेनिंग लेने के लिए आता है तो उससे पहले उसको एक किट बैग दिया जाता है जिसमें ये सारा का सारा प्रिंटेड मटेरियल डाल दिया जाता है ताकि ट्रेनिंग लेते समय उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग एड्स की बात करता हूं तो आजकल बहुत कुछ अच्छा चला हुआ है, जिसमें प्रोजेक्टर्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेनर्स प्रयोग करते हैं ताकि वो बड़े अच्छे से ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग दे सके। इसके अलावा कुछ एडवांस असाइनमेंट्स भी हैं, यानी ट्रेनिंग करने से पहले हम उनको कुछ रिटन मटेरियल देते हैं कि भाई इसको पढ़कर आइएगा ताकि आपको ट्रेनिंग के समय हमारी बातों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ट्रेनिंग एड्स। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ट्रेनिंग मेथड्स, यानी हम किस मेथड के जरिए उनको ट्रेन करें। ट्रेन करने के लिए हमारे पास दो तरह के बड़े मेथड्स हैं, एक है ग्रुप ट्रेनिंग और एक है इंडिविजुअल ट्रेनिंग। चूंकि इस लेक्चर के अगले हिस्से में हमने बड़ी डिटेल में विभिन्न मेथड्स को सीखना है तो इस टॉपिक को हम उसमें कवर करते हैं कि एक बड़े ग्रुप को ट्रेनिंग देनी हो तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, और अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देनी हो तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। और आखिरी चीज जो हमें किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डिसाइड करनी होती है वो होती है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका मूल्यांकन करना, ये जानना कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या नहीं, यानी कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुआ या नहीं। इसके लिए हम कई सारे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो सबसे पहला और आसान तरीका लगाते हैं वो है फीडबैक फ्रॉम ट्रेनिंग्स, यानी ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात हम एक फीडबैक फॉर्म है जो सारे ट्रेनिंग्स को देते हैं कि भरो और बताओ कि आपको ये ट्रेनिंग से किस तरह का फायदा हुआ। उसके अलावा हम उनका रिटन टेस्ट ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग कस्टमर, यानी हम अपने कस्टमर के पास जाकर ये जानकारी ले सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग कि भाई हमारे सेल्समैन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्जर्विंग सेल्स पर्सन एट वर्क, कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, और लास्ट क्या है, सेल्स कंपैरिजन मेथड, यानी अलग अलग एम्प्लॉइज की अगर हम की गई सेल्स को देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ट्रेनिंग से पहले हमारी जो सेल्स का लेवल है वो कितना था और आफ्टर ट्रेनिंग हमारी सेल्स का लेवल कितना था। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई फायदा भी हुआ या नहीं। उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है
सेल्स फोर्स ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स। ये हमारे लेक्चर का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम क्या डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि ग्रुप ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं उनकी जानकारी हासिल करेंगे और इंडिविजुअल ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं उनकी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए कि ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर लेक्चर मेथड, रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, सेल्स कॉन्फ्रेंस और न जाने कितने ही अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मेथड आता है? लेक्चर मेथड। जैसे कि अब चल रहा है, आप सुन रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ। इट्स लाइक क्लासरूम एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने क्लासेस में पढ़ रखा है, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं और आप सुनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही तरीका रहता है लेक्चर मेथड का जब हम अपनी सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग देते हैं। किनके लिए सूटेबल है? ये लार्ज ग्रुप के लिए सूटेबल है। अगर हमें 2-4 एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, लेकिन हाँ अगर हमारे पास 50-100 एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग देनी है तो ऐसे में लेक्चर मेथड सबसे बढ़िया रहता है। इसमें जो कॉस्ट है वो भी कम आती है और अगर हमें थियोरेटिकल नॉलेज देनी है, लाइक कंपनी के सेल्स पॉलिसी के बारे में बताना है, रूल्स के बारे में बताना है, काम करने के तरीके के बारे में बताना है, तो उसके लिए हमारे लेक्चर मेथड बहुत अच्छा साबित होगा। लेक्चर मेथड के अलावा और कौन सा तरीका है जो ग्रुप ट्रेनिंग के लिए यूज हो सकता है? वो है रोल प्लेइंग। यानी हम क्या करते हैं इसमें, ये प्रैक्टिकल मेथड है जिसके अंदर हम अपने सेल्स पर्सन्स को अलग अलग रोल्स देते हैं। रोल्स क्या हो सकते हैं कि एक ट्रेनिंग को तो बना देंगे हम सेल्स पर्सन और दूसरे ट्रेनिंग को बना देंगे हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो हम कहेंगे लीजिए जी ये प्रोडक्ट पकड़िए और पकड़कर इस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को आप ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा ट्रेनिंग है उसका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, उसके अंदर की जो हेसिटेशन है वो दूर होगी और उसमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि हमारा ट्रेनिंग का पर्पस पूरा हो रहा है। और कौन सा तरीका है जी? ये तरीका है ग्रुप डिस्कशन का। हम क्या करते हैं इसके अंदर अपने ट्रेनिंग्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। लाइक ग्रुप कितने का हो सकता है? ग्रुप 10 से 15 का हो सकता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के बाद ट्रेनिंग्स को प्रॉब्लम देते हैं, एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रॉब्लम देंगे और हम कहेंगे कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्रुप के अंदर बैठकर ढूंढो। और हम क्या करेंगे, हर ग्रुप के अंदर 1 या 2 एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को और डाल देंगे, जो उस सारी डिस्कशन को कंडक्ट करेगा, अलग अलग लोगों से, अलग अलग ट्रेनर से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेगा। और फाइनली हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट में उसका सही सॉल्यूशन भी बताते हैं प्रॉब्लम का। और जो ग्रुप के अंदर डिस्कशन के समय अगर किसी तरह की जो आइडिया आया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम रही, कोई शॉर्टकमिंग रही, तो वो भी डिस्कशन सबसे लास्ट में होती है। ये डिस्कशन मेथड है, इंटरेक्टिव मेथड है, इसमें ट्रेनिंग्स बोर नहीं होते और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करके अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो अगला मेथड है हमारे पास वो है सेल्स कॉन्फ्रेंसेस का मेथड। ये बेसिकली जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं उनके अंदर ये सेल कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और लार्ज स्केल की सेल कॉन्फ्रेंसेस होंगी जिसमें 100, 200, 500, 1000 इतने कर्मचारी किसी सेल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाएंगे। और इसमें प्रेजेंटेशन देने के लिए बाहर से बड़े बड़े सेल्स एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो नई सेल्स टेक्निक्स को अपने एम्प्लॉइज को सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनी बिकम पार्टिसिपेंट्स एंड लिसन टू देम। और उसके बाद इसके बड़े 2 फायदे रहते हैं। एक तो इट इज कंडक्टेड अंडर फॉर्मल सेटअप। चूंकि ये फॉर्मल सेटअप के अंदर है, एक बड़ी स्टेज लगी हुई है जहां से एक एक्सपर्ट अपने लेक्चर को दे रहा है और उसके बाद ट्रेनर्स बैठे उस लेक्चर को सुन रहे हैं और नई नई सेल टेक्निक्स को सीख रहे हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि हर इस तरह के प्रोग्राम के बाद या तो लंच होगा या डिनर होगा। लंच या डिनर के अंदर कोई फॉर्मल सेटअप नहीं रहता, इनफॉर्मल सेटअप रहता है। उस दौरान जो ट्रेनीज हैं वो ट्रेनर के साथ और अलग अलग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ इनफॉर्मली मिलते हैं,
बात करते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो न सिर्फ वहां ट्रेनिंग के अंदर बैठकर एक्सपर्ट्स को सुनना इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है, बल्कि वो जो लंच और डिनर का समय है जिस समय हम बातें कर रहे हैं इनफॉर्मली और अपने ट्रेनर से, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो समय भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों समय ट्रेनर्स को बहुत कुछ सिखाते हैं। एक और जो अगला मेथड है ग्रुप ट्रेनिंग का, वो है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर थोड़ा सा ये रिटन टेस्ट की फॉर्म में होता है कि एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल किसी ट्रेनी को दिया जाता है, अलग अलग ट्रेनिंग्स को दिया जाता है। वो जब पढ़ लेते हैं, उस ट्रेनिंग मटेरियल को समझ लेते हैं, तो उनका क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद जो लोग उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उनको अगली स्टेज पर भेज देंगे और नई तरह की अगली स्टेज की असाइनमेंट्स को देंगे। लेकिन जिन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं किया उनको कहेंगे कि आप दोबारा इस स्टेज को क्लियर कीजिए। इसमें हम अलग अलग लेवल्स बना देंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उसके बाद सारे ट्रेनिंग्स को एक एक करके उन लेवल्स को क्लियर करना होगा। जो जितने ज्यादा लेवल्स क्लियर करता जाएगा हमारे लिए वो उतना अच्छा और बढ़िया एम्प्लॉय साबित होगा। और क्या जी मेथड्स हो सकते हैं इसके अंदर, वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी किसी चीज को करके दिखाना। इट इज सुटेबल फॉर टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। अगर हमारी प्रोडक्ट है वो थोड़ी टेक्निकल नेचर की है या कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो ऐसे में जो सेल्स का जो ट्रेनिंग का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो बड़ा ही कारगर साबित होगा। इसमें क्या करते हैं, ट्रेनर्स डेमोन्स्ट्रेट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स यूजेस एंड मेथड ऑफ यूजिंग इट। ट्रेनर क्या करेंगे, वो उस प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बताएंगे, उसके यूजेस के बारे में बताएंगे और एक्चुअल में उसका यूज करके दिखाएंगे कि इस तरीके से प्रोडक्ट यूज होता है। और ट्रेनर्स इस चीज को सीखेंगे। सीखने के बाद वो जब खुद सेल्स करने जाएंगे तो अपने कस्टमर के सामने उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी सारी की सारी अच्छी और बढ़िया फीचर्स हम बड़े अच्छे से अपने कस्टमर्स तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें ट्रेनर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताएगा कि हमारी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से अच्छी कैसे है। अगर ये सब चीजें एक डेमोन्स्ट्रेटर अपने एम्प्लॉइज यानी ट्रेनीज को बता रहा है तो उससे उनकी नॉलेज और स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। और कौन सा तरीका है जी, जो अगला तरीका है वो है विजुअल ट्रेनिंग का। विजुअल ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स को एक ऑडियो विजुअल रूम में बिठा देते हैं जहां कोई प्रोजेक्टर लगा हो, साउंड हो, तो हम किसके माध्यम से, हम वीडियो टेप्स के माध्यम से, सीडीज के माध्यम से, पेन ड्राइव, कैसेट्स, फिल्म्स के माध्यम से उनको काफी सारी जानकारियां देते हैं। ऐसा बड़ा ही अच्छा तरीका होता है जिसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू एम्प्लॉइज चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं और अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करते हैं। और कौन सा तरीका है जी, एक और तरीका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड एक बड़ा ही कारगर तरीका है जिसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेते हैं, वो प्रॉब्लम के डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अपने ट्रेनिंग्स के साथ डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम उनकी तरफ फेंक दी और कहा जी हाँ जी आप भी सॉल्यूशन बताओ, आप भी सॉल्यूशन बताओ, आप भी सॉल्यूशन बताओ। अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं, उन सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाता है और बेस्ट सॉल्यूशन इज फाउंड आफ्टर डिस्कशन। यानी उस डिस्कशन के बाद हम क्या करते हैं, एक अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढते हैं जिससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये कौन सा मेथड है, केस स्टडी मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं एक अलग तरह के ग्रुप मेथड की ट्रेनिंग के लिए, वो है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ये एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग होती है जो हम अपने सेल्स फोर्स को देते हैं। देखिए ये सेल्स का काम बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें इसके अंदर अलग अलग तरह के कस्टमर से डील करना पड़ता है और कस्टमर बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो पता नहीं कैसे बिहेव कर जाए।
ऐसे में सेल्समैन को अपनी पेशेंस को, अपनी टॉलरेंस पावर को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये स्पेशल तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज टू develop the patience, the understanding and the trust amongst the sales persons। तो जो हमारे सेल्स पर्सन्स हैं इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद क्या डेवलप करते हैं अपने अंदर? पेशेंस को डेवलप करते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, हम अपनी ट्रेनिंग्स को स्मॉल ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं। बांटने के बाद उनको एक प्रॉब्लम देते हैं और कहते हैं जी आप इस प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद उनके बिहेवियर को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन बड़े प्यार से प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है और कौन प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते एकदम से गर्म हो गया, गुस्से में आ गया और किसने उस पर्सन को गुस्से से शांत किया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉइज की सेंसिटिविटी टेस्ट को करते हैं। और ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस टॉलरेंस पावर एंड पेशेंस अमंग्स द पार्टिसिपेंट्स। ये हमारे अंदर क्या बढ़ाता है, टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है, हमारी पेशेंस को बढ़ाता है और आने वाले समय में हम बड़े अच्छे से अपने कस्टमर्स को बिना अपनी पेशेंस खोए डील कर सकते हैं। एक और जो इससे अगला मेथड है वो है मैनेजमेंट गेम्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ट्रेनिंग्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। ग्रुप्स में बांटने के बाद हम क्या करते हैं, उनके बीच में गेम्स करवाते हैं। ये गेम्स कोई आम तरह की गेम्स नहीं होती, ये स्पेशल तरह की गेम्स डिजाइन होती हैं जो हमारे मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाती है। ये बेसिकली ट्रेनिंग किनको दी जाती है, जो टॉप लेवल के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉइज को, अपनी सेल्स फोर्स को अच्छे से मैनेज करना है। तो जितने ज्यादा उनके मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होंगे उतने ज्यादा वो अच्छे तरीके से अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, मैनेजमेंट गेम्स। ये तो थे सारे के सारे कौन से मेथड्स, ग्रुप मेथड्स, यानी हमें एक बड़े ग्रुप को या एक छोटे ग्रुप को यानी काफी सारे लोगों को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अब जो आगे की कड़ी के अंदर हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड्स, यानी एक एक एम्प्लॉय को अगर हम ट्रेन करना चाहें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड इसके अंदर है वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब करते करते आपको ट्रेन करना। इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रेश सेल पर्सन्स आर अटैच्ड विद एक्सपीरियंस सेल पर्सन्स, कि जो हमारे नए सेल्स पर्सन्स अब आए हैं आफ्टर सिलेक्शन, उनको किन के साथ काम करने के लिए लगा दिया, एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन के साथ काम करने के लिए लगा दिया। एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन जाके डीलर से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा, कस्टमर से मिलेगा और उनसे डील करेगा। और जो फ्रेशर है वो उनके साथ रहकर उसकी डीलिंग को सीखेगा, समझेगा और समझने के बाद अपने अंदर उस तरह के स्किल्स को डेवलप करेगा। दे लर्न अंडर देयर गाइडेंस। जो फ्रेशर्स हैं वो एक्सपीरियंस की गाइडेंस के अंडर लर्न करते हैं। दिस मेथड इज अ प्रैक्टिकल मेथड एंड ट्रेनीज लर्न अ लॉट ऑन द जॉब। इसमें ट्रेनीज बहुत ज्यादा सीखते हैं क्योंकि वो अब डेमोन्स्ट्रेशन वाले लेवल पे नहीं है, वो एक्चुअल में सीख रहे हैं कि अपने कस्टमर्स, अपने डीलर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे डील किया जाए। तो इट इज वन ऑफ द इफेक्टिव इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड। जो अगला मेथड है वो है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज टाइप का मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो ट्रेनिंग्स हैं उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि एक स्टडी मटेरियल टाइप का बुकलेट, हैंडबुक टाइप की चीजें उनके पास मेल के थ्रू भेज देते हैं। वो उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने के बाद अगर उनके कोई डाउट्स होते हैं तो वो लोग भी मेल के थ्रू ही अपने डाउट्स को पूछते हैं। तो इसके जरिए वो चीजों को सीखते हैं। ये इंडिविजुअल तरीका है क्योंकि हर अलग अलग ट्रेनिंग को अलग अलग कोर्स मटेरियल दिया जाता है। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है जॉब रोटेशन मेथड, यानी कि जो हमारा शुरू में नया ट्रेनिंग आ रहा है उसको अपने सेल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर घुमाओ, यानी अलग अलग जगह पर उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी दो।
लाइक इसमें कहाँ जा सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जाएगा, 10 एक दिन वहां लगाएगा, वहां के काम को देखेगा। फिर मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां जाके देखेगा कि यहाँ काम कैसे हो रहा है, उसको समझेगा। उसके बाद पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं उसको, पैकिंग डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं उसको, डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं उसको, और सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगह जाकर 2-2, 4-4, 5-5 दिन लगाकर वो क्या करेगा, वहां की वर्किंग को बड़े अच्छे से समझेगा। और समझने के बाद फिर वो कंपनी के अंदर ये डिसाइड होगा कि अब उसे फाइनली किस डिपार्टमेंट के अंदर जाकर काम करना है। या कई बार ऐसा भी होता है कि उसको सिर्फ नॉलेज देने के लिए ही अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जबकि सिलेक्शन के समय ही उनका इनमें से डिपार्टमेंट डिसाइड हो जाता है कि जी इस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करेगा। ऐसे अलग अलग जॉब्स के ऊपर रोटेट करने से जो हमारा मेन बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि कंपनी के एम्प्लॉय को एक जगह काम करते हुए सेल्स के अलग अलग हिस्सों की बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, और ये समझ उसके नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करेगी। तो ये कौन सा मेथड है, जॉब रोटेशन मेथड। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है पर्सनल डिस्कशन मेथड। पर्सनल डिस्कशन के अंदर सिर्फ 2 ही तरह के लोग शामिल रहते हैं, एक वो जिसने क्वेश्चन पूछना है, एक वो जिसने आंसर देना है। बेसिकली जब भी हम काम करते हैं तो काम करते करते हमारे अंदर कई सारे तरह के डाउट्स होते हैं। उन डाउट्स को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। किनके द्वारा, एक्सपीरियंस सेल पर्सन्स के द्वारा। किस तरीके से, पर्सनल डिस्कशन के माध्यम से। The trainees discuss the problem in the form of personal level discussion with the sales executives. इसमें पर्सनल टच आता है और उससे क्या होता है, जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो हमारे ट्रेनीज हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर वृद्धि होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है प्रॉब्लम्स को दूर करने का और ट्रेनिंग लेने का। जो इसके बाद अगला तरीका आता है वो आता है ट्रेनिंग इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। इसमें क्या करते हैं, हमने जो सेल्स फोर्स है उसको अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट करने के बाद हमें लगता है कि नहीं, अभी इसकी नॉलेज में कमी है, हमारे को थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन चाहिए। या कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स है वो नई टेक्निक्स को समझने के अंदर अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि चलो ऐसा करो, आप क्या करो, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर किसी तरह का कोई डिप्लोमा कर लो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। और कई बार इस तरह के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है वो प्रमोशन के लिए भी किए जाते हैं कि एक पर्सन है जो अभी छोटे लेवल पे है, वो बड़ा होना चाहता है, ऊंचे लेवल पर जाना चाहता है, उसके पास स्किल्स तो है लेकिन एडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे में ये जो तरीका है बड़ा कारगर साबित होता है। कंपनी सारा का सारा खर्चा सहन करती है किसका, उस कोर्स का, उस डिप्लोमा का जो वो यूनिवर्सिटी से कर रहा है। तो एक लेक्चर मेथड की तरह से ये सिस्टम चलता है। दे लर्न न्यू सेल्स टेक्निक्स ओवर देयर। जो बेसिक पर्पस होता है वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को और न्यू एम्प्लॉइज को अगर हम इस तरह के कोर्सेज के लिए भेज रहे हैं तो वहां जाकर वो नई नई सेल्स टेक्निक्स को सीखें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इंडिविजुअल तरीका है, जिसके जरिए हम अपने एम्प्लॉइज को इंडिविजुअली ट्रेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। ट्रेनिंग प्रोसेस यानी ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या है, और उसके बाद डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या जानने की कोशिश की कि जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड करेंगे उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, और उसके बाद अलग अलग ग्रुप मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को सीखा, और उसके बाद फिर हमने अलग अलग इंडिविजुअल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को सीखा। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।